हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू CIE एकेडमी। तो हमने साइंस का सीरीज जो है ना हमने चला रखा है, ठीक है। और हम कंबाइंड क्वेश्चंस देख रहे हैं और स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं AEDO के लिए और SI के लिए। लेकिन अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हो कंबाइंड एग्जाम के लिए, या फिर आप और भी किसी चीज़ की तैयारी करो जिसमें कि जनरल साइंस आपका सब्जेक्ट है, तो आपको ये सीरीज देखने में कोई हानि तो नहीं है, आप बिल्कुल ही देख सकते हो। इससे आपका रिविजन भी बहुत स्ट्रांगली हो जाएगा, करेक्ट। तो हम क्वेश्चंस भी देखते हैं और एक्सप्लेनेशंस भी देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ फॉर्म ऑफ मैटर। तो मैटर तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही होता है ना। मैटर का आपने चैप्टर पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो आपने पढ़ा होगा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही होता है। तो कोई भी वो मैटर हो सकता है, ठीक है, कोई भी मैटर का फॉर्म हो सकता है। हैज नो फिक्स्ड शेप, जिसका कि कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, कोई उसका आकार फिक्स नहीं है। बट इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ मैटर इज, मतलब इसका हमें एक एग्जाम्पल बताना है। अगर हिंदी में देखें तो पदार्थ का एक रूप जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, मतलब उसका कोई आकार निश्चित नहीं है, लेकिन उसका आयात निश्चित होता है, आयात उसका निश्चित होता है। इसी प्रकार के पदार्थ का एक उदाहरण देना है। तो हमने अभी क्या बोला कि मैटर क्या होता है? मैटर सॉलिड भी होगा, मैटर लिक्विड भी होगा, मैटर गैस भी होगा, करेक्ट। तो सॉलिड का तो हमें पता है कि इसका शेप होगा। सॉलिड के बारे में अगर बात करें तो हमें पता है कि इसका शेप क्या होगा। लेकिन लिक्विड और गैस का शेप नहीं होगा। और यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में कि उसका शेप फिक्स नहीं है। तो या तो वो कोई लिक्विड होगा या तो कोई वो गैस होगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम की बात की गई है, तो वॉल्यूम जो फिक्स होता है वो किसका होता है? तो लिक्विड का होता है, लिक्विड का होता है। अब यहाँ से अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें से कौन सा उसका आंसर हो सकता है, क्योंकि लिक्विड है जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है और जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है। तो इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केरोसिन, क्योंकि केरोसिन क्या है? एक लिक्विड है ना। तो इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केरोसिन। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच गैस कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग थ्रू इट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है ना, इतनी गर्मी जो हमें देखने के लिए मिलती है, कौन सी गैस है अपने ग्रीन हाउस प्रभाव के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग योगदान करती है? तो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, ग्रीन हाउस गैसेस ये सारे ही हैं, समझ में आया? सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं और ये सारे ही हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। अब ये कैसे योगदान दे रहे हैं? तो ये क्या करते हैं, वायुमंडल में जो है ना, एटमॉस्फेयर में, ये पूरा क्या है कि ये हीट को ट्रैप करने का काम कर रहे हैं। हीट को ये अपने में फंसा लेते हैं, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो कि नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ऑल नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस gases whose concentration have been significantly increased by human activities since the industrial revolution and और अगर आप आपको बता दूं मैं ये कैसे करते हैं, तो इट्स कंट्रीब्यूट टू द ट्रैपिंग ऑफ हीट को ट्रैप कर रहे हैं इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर थ्रू द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड विच कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। और यही जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स टू लिबरेट। तो एसिड अगर किसी मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो वो उसको क्या लिबरेट करेगा, वो कौन से गैसेस उसके निकलेंगे? तो ये आप मुझे बता सकते हैं? अगर आपने रिएक्शंस वगैरह पढ़ा हुआ है, केमिकल रिएक्शंस वगैरह पढ़ा हुआ है, तो ये आपको बिल्कुल ही समझ में आएगा। तो अगर एसिड रिएक्ट कर रहा है किससे? मेटल कार्बोनेट से, तो ये क्या देगा? ये क्या देगा बताओ, जल्दी बताओ। तो ये देगा मेटल सॉल्ट
प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो ये हमारा ये रिएक्शन होता है और ये इसके प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर इसका कोई एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल लेके हम बात करते हैं। एक एग्जाम्पल हम लेंगे एसिड का, एक एग्जाम्पल हम लेंगे मेटल कार्बोनेट का, तो क्या हो जाएगा? कुछ बताओ, कुछ सोचो। अगर हम लेते हैं HCl प्लस Na2CO3 तो ये हमें क्या देगा? तो ये हमें क्या देगा? इसमें आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जानकारी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें पहले क्या देगा? मेटल सॉल्ट विच इज NaCl, फिर हमें क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड विच इज CO2, फिर हमें क्या देगा? फिर हमें क्या देगा? H2O विच इज वाटर, है ना। अब इसको बैलेंस भी आप कर सकते हो, तो ये बैलेंस कैसे होगा? बैलेंस कैसे होगा? तो यहाँ पे भी हम 2 फिट कर देंगे और यहाँ पे भी हम 2 फिट कर देंगे। अगर आपको रिएक्शन बैलेंस करने आता है तो दैट इज वेरी गुड, बट अगर आपको नहीं आता तो वो आप सीख लो। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दे देती हूँ कि अगर आपको कोई भी रिएक्शन को बैलेंस करना है तो आपको देखना है कि नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में इक्वल होने चाहिए। तो जैसे कि इधर आपने देखा कि यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी क्या है? 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे भी आपने देखा कि Na जो है वो 2 है, तो यहाँ पे भी हमने 2Na कर लिया। यहाँ पे भी आपने देखा Cl जो है वो 1 है, तो यहाँ पे भी हमारा Cl जो है वो 1 ही है। तो इस तरीके से आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Which acid described as HOOCCOOH? कौन सा एसिड है जो ये डिस्क्राइब करता है? अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको फंक्शनल ग्रुप का भी नॉलेज होगा, और अगर नहीं है फिर भी मैं बता ही रही हूँ। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि HOOCCOOH के रूप में किस अम्ल का वर्णन किया गया है। तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा बताओ इसमें से? तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड हो जाएगा। ऑक्सैलिक एसिड क्यों हो जाएगा वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले तो कि हम इसको शॉर्ट में C2H2O4 की तरह भी लिख सकते हैं और COOH होल 2 की तरह भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको कंबाइन कर दो, है ना। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये ऑक्सैलिक एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? तो दिस कंपाउंड इज द सिंपलेस्ट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, मीनिंग इट कंटेन 2 कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। तो कौन 2 कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप को ये कंटेन कर रहा है, यहाँ पे आपको मेंशन्ड भी है। ठीक है, COOH। ठीक है, एंड डायरेक्टली बॉन्डेड ईच अदर, और ईच अदर से वो डायरेक्ट बॉन्ड भी कर रहा है। इसका IUPAC नेम अगर हम देख ले तो क्या है? इथेनोडाइक एसिड। ठीक है, इथेनोडाइक एसिड, एंड इट इज फाउंड नेचुरली। ये कहाँ पाया जाता है? तो इट इज फाउंड इन फूड्स लाइक स्पिनच, पालक, एंड इज यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट। तो हम इसे क्लीनिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिनको भी थोड़ा सा भी इंग्लिश में परेशानी हुआ हो उनके लिए हिंदी में ऑलरेडी मेंशन्ड है, और वो सेम ही चीज लिखा हुआ है जो मैंने अभी बोला है, कोई भी अंतर नहीं है। पर अगर आपको पढ़ना हो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। चलो ये देखते हैं। द ओडर ऑफ एसिटिक एसिड रिजेंबल्स दैट ऑफ, मतलब एसिडिक एसिड की जो गंध होती है किसके जैसे होती है? एसिटिक एसिड की गंध किसके जैसे होती है? तो वो विनेगर के जैसे होती है। विनेगर के जैसे होती है, क्योंकि विनेगर की अगर हम बात करें ना तो बोलते भी हैं कि विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो हम सीधे बोल देते हैं एसिटिक एसिड, राइट। सीधे बोल देते हैं ये बात।
तो बस यहाँ से याद रखना है, ऑर्डर इसका उसी के जैसा होता है। तो द ऑर्डर ऑफ एसिटिक एसिड स्ट्रांगली रिजेंबल्स दैट ऑफ विनेगर, है ना। And this is because vinegar is essentially dilute aqueous solution, typically 4 to 8% by volume of acetic acid, and which gives its characteristics pungent and sour smell. तो इसके वजह से क्या होता है ना कि खट्टापन वाला जो गंध होता है, जो स्मेल होता है, वो हमें विनेगर में भी देखने मिलता है। अभी कभी हमें होता है ना कि दूध को फाड़ना है, मतलब पनीर बनाना है, तो उसमें भी हम विनेगर का यूज कर लेते हैं, हेल्प करता है। चलो, द स्टोमाटा ओपन और क्लोज ड्यू टू चेंज इन द, तो जो हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो जो रंध्रों का खुलना या बंद होना, जो स्टोमाटा का जो ओपन और क्लोजिंग वाला जो सिस्टम है, ठीक है, ये क्यों होता है, किसके परिवर्तन के कारण होता है, किसके परिवर्तन के कारण होता है। तो ये बहुत ही ना कॉमन क्वेश्चन की तरह भी है। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स, है ना, कोशिकाओं में पानी की मात्रा, ठीक है। तो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा आर रेगुलेटेड बाय चेंजेस इन द टर्गर प्रेशर, ठीक है, वाटर प्रेशर जिसको हम कहेंगे, विद इन द सराउंडिंग्स गार्ड सेल्स। तो आपको बस इसमें इतना याद रखना है कि स्टोमाटा का जो क्लोजिंग और ओपनिंग वाला जो प्रोसेस है, दिस इज बिकॉज ऑफ वाटर, है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल्स। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा आई थिंक आखिरी होगा क्वेश्चन। तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स वेवलेंथ ऑफ द सनलाइट। तो क्लोरोफिल जो है कौन सा रंग एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रीन ब्लू, ग्रीन रेड ब्लू, या दोनों, या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रेड एंड ब्लू, ठीक है, रेड एंड ब्लू हो जाएगा इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा, रेड एंड ब्लू। क्लोरोफिल ऑब्जर्व्स लाइट मोस्ट इफेक्टिवली इन द रेड एंड ब्लू पार्ट्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एंड द ग्रीन लाइट इज रिफ्लेक्टेड। तो ये रेड एंड ब्लू में जो है ना क्लोरोफिल बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, बट ये जो कलर रिफ्लेक्ट करता है वो ग्रीन होता है, जिस वजह से हमें जो पत्ते होते हैं वो हरे दिखते हैं, ग्रीन दिखते हैं। हिंदी में भी देख ले, लाल और नीला क्लोरोफिल दृश्यमान स्पेक्ट्रम के लाल और नीले हिस्सों में प्रकाश को सबसे प्रभावी ढंग से अवशोषित करता है, हरी रोशनी परिवर्तित होती है, यही कारण है कि पौधे हरे रंग के दिखाई देते हैं। चलो, तो ये हमारा आज का एंड हुआ, आज का हमारा। तो हम शॉर्ट सीरीज ही रख रहे हैं, हमने पहले भी आपको बता रखा है कि शॉर्ट सीरीज ही रख रहे हैं, तो ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लंबी वीडियोस देखने बैठ जाओ, आप अपना सेल्फ स्टडी भी करते रहो, आप वीडियोस से रिवीजन भी करते रहो, हम यही चाहते हैं, क्योंकि इतने तो आप समझदार हो कि आपको पता है कि आपको कैसे कैसे स्टडीज़ करनी है। तो हम फिर आएंगे और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है।